कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक मंत्रालय भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये कार्यक्रम जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रायोजक किया जा रहा है। और भैया आजकल आपके लिए लेकर आए हैं वो है एक तो जैविक खाद का महत्व, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा एक और भेंट वार्ता जो है हम आपको सुनवाएंगे कि गेहूं में अच्छी पैदावार के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन। डॉक्टर विजय कुमार जी हैं, कंसल्टेंट हैं, जो कि हमारे साथ रहेंगे और इनसे बातचीत करेंगे धर्मवीर सैनी जी। और भैया इस समय जो है रबी का मौसम है, गेहूं की जो फसल है कुछ भाइयों ने बिजाई कर दी है और कुछ भाइयों ने अभी जो है पछेत में, जिन भाइयों के खेत खाली नहीं थे वो भाई जो है इस समय अपने खेत में बिजाई कर रहे हैं पछेती गेहूं के। और भाई इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखने के योग्य जो बात है वो है, एक तो हमने अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो अच्छा जो बीज है, अच्छे किस्म का बीज है वो हमने लेना है। और 25 दिसंबर से पहले हमने अपने जो पछेत की जो बिजाई है गेहूं की वो हमने कर देनी चाहिए। और किस्मों का अगर जिक्र करें तो इसमें है DW71, PBW 590 और एक और किस्म है HD 3059, पूसा की पछेती किस्म है, बहुत बढ़िया किस्म मानी गई है। और DBW 90 है, PBW 373 और राज 3765 3765 आप सबकी जानी पहचानी जो किस्म है, राजस्थान की किस्म है। और DBW है 16 और WH 1124। तो ये तो हैं किस्में, आप कोई सी भी इसमें से एक किस्म लेके आप बिजाई कर सके हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर हम ज़्यादा पछेत करेंगे तो जो गेहूं है उसमें हम कई तरह के उसमें कमियां हैं वो हमने मिल जाए है। कई बार ऐसा हुआ है कि दाना जो है वो मोटा नहीं बनता, दाना जो है बारीक बन जाए है, जिसके कारण जो उपज है उसके ऊपर कई तरह की जो खामियां हैं वो आ जाए हैं और उत्पादन भी सही नहीं मिलता और दाम भी जो है किसान भाई को सही नहीं मिलते। तो फिर क्यों ना आपको इसी बारे में एक भेंट वार्ता सुनवा दी जाए। जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में जिक्र करा कि गेहूं में अच्छी पैदावार के लिए जो पोषक तत्व हैं उनका प्रबंधन डॉक्टर विजय कुमार जी हैं, कंसल्टेंट हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं धर्मवीर सैनी। आइए सुनते हैं ये बातचीत। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन, इस विषय पर आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विजय कुमार को। आप कंसल्टेंट हैं महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचानी, जिला करनाल में। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत। डॉक्टर साहब, गेहूं की जो फसल है वो खेतों में किसान भाइयों ने उगा भी ली है और उगा भी रहे हैं, यानी कि बुआई का कार्य, पछेती बुआई का कार्य चल भी रहा है। ऐसे में गेहूं की अच्छी पैदावार लेना हर कोई चाहता है, जरूरत भी है, जरूरी भी है, पर इसके लिए कितने पोषक तत्व चाहिए, किस तरीके से उनका प्रबंधन हो, इस बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब पोषक तत्व प्रबंधन की बात आती है तो सबसे पहले मेरा ये आह्वान है कि सभी किसान भाई अपनी खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। जी,
इससे हमें ना केवल हमारे पोषक तत्वों के बारे में बल्कि मिट्टी की तासीर और मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान मिलेगा। इससे हम जो है हमारे पोषक तत्वों का प्रबंधन भी अच्छी तरह से कर सकेंगे और मिट्टी का सुधार भी कर सकेंगे। तो पहले तो आपने बताया कि मिट्टी की जांच होनी चाहिए। हाँ। मिट्टी की जांच हो जाए उसके बाद पोषक तत्वों के प्रबंधन की बात आती है। तो मिट्टी की जांच हो जाने के बाद और फिर पोषक तत्वों के प्रबंधन की अगर बात करें तो कितने तत्व चाहिए, कितना चाहिए, इसके बारे में आप किसान भाइयों को बताएं। आमतौर पर ये आह्वान तो करते हैं हम भी मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए, लेकिन किसान नहीं कर पाता है। तो उन हालातों में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की फसल के लिए कुछ समग्र सिफारिशें दी, जो कि मैं आपसे अभी रूबरू करूंगा। इसमें देखिए, पौधे की बढ़वार के लिए हमें 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है जी। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो पौधा वायुमंडल से लेता है। जो बाकी 13-14 पोषक तत्व हैं वो पौधा जमीन से लेता है। तो उनमें मुख्य तौर पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये हमारे को ज्यादा जरूरत नहीं है। और इसके अलावा सूक्ष्म तत्व हैं जैसे जिंक है, लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है। ये थोड़ी मात्रा में पौधे को जरूरत होती है। तो ये आमतौर पर तो जमीन में उपलब्ध होते थे जो सूक्ष्म तत्व है, लेकिन अब इनकी कमी होती जा रही है जी। तो ये सब हमें तब पता लगेगा जब हम टेस्ट करवाएंगे। तो समग्र सिफारिशें हमारी ये कहती हैं कि अगर आपने गेहूं की फसल लेनी है अच्छी सिंचित इलाके में और बोनी वैरायटी ले रहे हैं जी, तो आप 60 किलो शुद्ध नाइट्रोजन, 24 किलो आपने शुद्ध फास्फोरस और 24 किलो पोटाश और 10 किलो जिंक सल्फेट, ये हमारी समग्र सिफारिशें हैं। तो ये जो आपने कहा 60 किलो शुद्ध नाइट्रोजन, मैं इसके बारे में विस्तार से और बताता हूँ। इसमें जो जितनी भी फास्फोरस और पोटाश है ये हम बिजाई के टाइम में, और जो नाइट्रोजन है उसको आधा। तो अब ये जितनी भी मैंने आपको बताई खाद, इसमें 1 कट्टा तो डीएपी और 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, 10 किलो जिंक सल्फेट और लगभग 1 कट्टा जो है यूरिया का, ये बिजाई के समय ही डालना चाहिए। ये जरूरी है। आमतौर पर किसान भाई एक गलती करते हैं, वो ये कि नाइट्रोजन जो यूरिया है वो बिजाई के टाइम नहीं देते हैं जी। और उससे ये देखा गया है कि आमतौर पर जो है फसल में पीलापन आ जाता है। और किसान कहते हैं भी ये क्या कारण है? कारण यही होता है कि शुरू में ही नाइट्रोजन की जरूरत होती है। किसान ये सोचता है कि मैं बाद में डाल दूंगा। तो अगर इन हालात में आपने नहीं डाली कोई बात नहीं, तो कम से कम उसको जल्दी पहली सिंचाई पर और दूसरी सिंचाई तक जो है ना आपने पूरा नाइट्रोजन को पूरा कर देना है जी डॉक्टर साहब। तो 1 कट्टा तो इनिशियल पहला, और उसके बाद जो बचता है आपका 30 किलो वो लगभग आपके 60-65 किलो यूरिया से पूरा होगा जी। ठीक है, ये तो रही हमारी सिंचाई व्यवस्था में। और आपने अगर जमीन की टेस्ट करवा रखी है और जिंक की कमी दिखा रखी है तो आप जिंक आवश्यक प्रयोग करें जी। और अगर आपने किसी कारणवश जिंक नहीं डाला तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, जिंक का, जिंक सल्फेट। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि यूरिया का 1 कट्टा तो आपने कहा कि बुआई के समय ही डाल दें। हाँ। तो बाकी की जो 30 किलो आपने बताई यूरिया, वो कब डालें? 30 किलो नाइट्रोजन, हाँ, वो कब डालें? वो आप पहली सिंचाई पर। पहली सिंचाई पर। हाँ, पहली सिंचाई पर, यानी कि जो खरपतवार नियंत्रण का जो समय होता है उससे पहले। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो जिंक है अगर कमी दिखा रही है फसल और बुआई के वक्त नहीं डाला गया है तो उसका स्प्रे भी किया जा सकता स्प्रे है। किया जा सकता है। कैसे करें स्प्रे? हाँ, अब स्प्रे का तरीका ये है कि 0.5% का मतलब ये है कि 100 लीटर पानी में 500 ग्राम आपका जिंक सल्फेट डलना चाहिए जी। साथ में इसमें ना पीएच मान को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए 2.5 किलो यूरिया डाल सकते हैं आप, या 0.25% बुझा हुआ चूना, यानी कि 100 लीटर पानी में आधा किलो जिंक सल्फेट, 2.5 किलो यूरिया, या यूरिया नहीं डालते, मैं तो कहूंगा यूरिया डालें, उससे बूस्टअप होता है जी। और नहीं तो आप 250 ग्राम बुझा हुआ चूना डाल के मिला के और इनकी टंकियों में डालकर सोल्यूशन को इसका स्प्रे करें जी। हाँ, ये जरूरी है। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि भाई जिंक की कमी को छिड़काव के जरिए भी पूरा किया जा सकता है।
तो उसमें ये घबराने की जरूरत नहीं है कि किसान भाई सोचे कि बुआरे के टाइम डालना चाहिए था जिंक, हाँ। और अब क्या किया जाए। हाँ, पर बेहतर रिजल्ट के लिए आप बुआरे के टाइम डालें। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है डॉक्टर साहब कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे डीएपी है और उसकी कमी किसान भाई के सामने पेश आती है, नहीं मिलता। कारण कुछ भी हो, हाँ। तो उस कमी को कैसे पूरा करें हाँ, किसान? इस प्रश्न के लिए मैं पहले ही तैयार होकर आया हूँ कि देखिए डीएपी में क्या है, डीएपी में नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। तो आपने तो जो पोषक तत्व हमने निर्धारित किए हैं उनको पूरा करना है, सोर्स चाहे कोई भी हो। उसमें आप डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट अगर अवेलेबल है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, और एनपीके अवेलेबल है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए बहुत सारी बातें हैं जो हम किसान भाई अभी ध्यान नहीं देते। फास्फोरस हमारी जमीनों में कम नहीं है, लेकिन बात क्या है कि ये उपलब्ध नहीं होता। तो एक रामबाण मैं देना चाहूंगा कि सभी किसान भाई, मेरा ये थोड़ा सा तजर्बा है कि अगर वो फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया इस टीके का प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस की कमी को काफी कम किया जा सकता। यानी कि डीएपी का ये एक विकल्प है। विकल्प तो नहीं है जी, लेकिन ये सर्टेनली हेल्प करेगा उन सिचुएशन में जहां आपने फास्फोरस की अवेलेबिलिटी नहीं है, जी, उपलब्धता नहीं है जी, तो कहीं से तो पूरा होगा जी। और वैसे भी देखिए इस माध्यम से मैं किसानों को जरूर ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास ऐसे कई जीवाणु हैं जो जैसे नाइट्रोजन के केस में अजोटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। यूरिया की फैक्ट्रियां नाइट्रोजन को खींच के यूरिया बना देती हैं। भगवान ने ऐसी फैक्ट्रियां, ऐसे यंत्र जीवाणुओं के शरीर में दे रखी। और दो तरह के जीवाणु होते हैं, एक तो पौधे के अंदर रहते हैं और एक स्वतंत्र तौर पे यूज होते हैं। तो गेहूं में अजोटोबैक्टर ये फ्री लिविंग यानी कि जमीन में रहता है और वायु में से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। डॉक्टर साहब, किसानों की भाषा में अगर हम समझना चाहें, हाँ, तो मैं सीधी बात बोलता हूं जी कि अब आप दो तरह के पैकेट आते थे पहले जो है ये पाउडर के फॉर्म में आता था, अब लिक्विड फॉर्म में आता। तो मोटे तौर पर 1 लीटर अजोटोबैक्टर का और 1 लीटर पीएसबी का प्रयोग करेंगे पूरे एकड़ के लिए तो आपका काफी समाधान हो जाएगा। तो ये कहाँ से मिलेगा डॉक्टर साहब? कहाँ से मिलेगा, कैसे प्रयोग करना चाहेंगे, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा जी। मेरी ये इच्छा है कि मैं ये चाहता हूं कि किसान इसको करें। देखिए लिक्विड ये जो है ना, आम तौर पर केमिकल फर्टिलाइजर वाले, केमिकल वाले दुकान वाले ये इसको नहीं बेचते। कारण क्या है कि ये सस्ता है और इसमें उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन इफ्को, क्रिप्को सोसाइटी से इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। तो अजोटो टीका, पीएसबी टीका और इनका कॉम्प्लेक्स भी उन्होंने बनाया है, ये आप खरीद सकते हैं। बहुत सस्ता है, 120 रुपए में आप ये, साथ में ट्राइकोडर्मा वीडी, तीनों टीकों का प्रयोग इन्होंने कुछ इकट्ठा भी एक टीका बनाया जिसमें ये सारे तीनों चीजें ही उपलब्ध है। मतलब ये इन संस्थानों से ली जा सकती है। अब इसकी बात आती है कि कैसे प्रयोग कैसे करें। देखिए आप बीज उपचार कर सकते हैं इनका। बीज के ऊपर आपने 10% गुड़ का घोल बना के, ताकि वो ये चिपक जाए जीभ के बीज के साथ। ठीक है, ये तो गेहूं की बात है, यानी कि बुआरे के समय जी। अब मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। अगर आपने मान लो पनीरी, कोई भी दूसरी फसल के लिए भी बता देता हूं, जैसे आपने पनीरी लगानी है तो पनीरी की जो जड़ें हैं उसका भी, इसका 40 लीटर का घोल बना लें इन तीनों टीकों का, और उसमें उनको जड़ों को डबो दें। यानी कि जैसे राइस की पनीरी है उसको भी डबो के आधा घंटा रखते हैं तो ये जीवाणु उसके अंदर उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसका ये फायदा होगा डॉक्टर साहब कि ये जो आपने बताया कि जो डीएपी में जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व पूरे नहीं तो कुछ ना कुछ उनको वो मिलेंगे। बिल्कुल, ये क्या करेगा, उनको घुलनशील बनाएगा जी। फास्फोरस है, बहुत ढीठ एलिमेंट है, बहुत ढीठ तत्व है, ये ना तो चलता है ना ही ये घुलता है, तो इसको घुलनशील बना दिया, आपको उपलब्ध हो गया पौधे को। तो डॉक्टर साहब ये जो बातें हैं, अगर किसान भाई इनको अपने जीवन में लेकर के आएंगे, व्यवहार में लेकर के आएंगे
और पोषक तत्वों का ढंग से प्रबंधन करेंगे, जैसा कि आपने बताया है, सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पे अमल करेंगे तो निश्चय ही किसान भाई अपनी गेहूं की अच्छी फसल ले पाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय दिया, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, ये तो सुनिए हमने बातचीत डॉक्टर विजय कुमार जी से, और इनसे बातचीत कर रहे थे धर्मवीर सैनी। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो पोषक तत्व हैं उनका हमने किस प्रकार से अपने जो गेहूं की फसल है उसमें इस्तेमाल करना है। और भाइयों, अब समय है आपके मनोरंजन का, और मनोरंजन में आपको सुनवा रहे हैं एक रागनी पवन कुमार गौड़ की गाई हुई, यानी कि वाणी में रस होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं ये रागनी। हेरे वाणी में रस होना चाहिए, क्रोध दूर भागे से रे, कड़वी बोली घनी कसुती, लाठी सी लगे से रे, वाणी में रस होना चाहिए, क्रोध दूर भागे से रे, कड़वी बोली घनी कसुती, लाठी सी लगे से रे, वाणी में रस होना चाहिए। की भाषा पशु भी समझे, वो भी प्यारा हो जा, राह चलता कोई साथी मिल जा, ठीक सहारा हो जा, मिठा बोले टोटे के में ठीक गुजारा हो जा, जिब्बे का तो घर कुण बेटे रहना न्यारा हो जा, उल्टा बोले नू बोली से दागे से ले, कड़वी बोली घनी कसुती, लाठी सी लगे से रे, पानी में रस होना चाहिए। किसका धन हरता और कोयल किसने देश, मिठी वाणी बोल बोल के जग अपना कर ले से, चतरी और मूर्ख मानस में फर्क एक यूं ऐसे, कड़वा बोलने में के थावे, मिठे में दुख के से, कदर होया करे उन बंदा की, कदर होया करे उन बंदा की, जो बड़े बोल त्यागे से रे, कड़वी बोली घनी कसुती, लाठी सी लगे से रे, पानी में रस होना चाहिए। भाई पहले सोचे दिल में, फिर जुबान खोलनी चाहिए, जिसने जैसी अच्छी लगे वैसी बात बोलनी चाहिए,
पर त्रिया और पर धन पैना नीत डोलनी चाहिए। धर्मराज के नरजे में हर बात तोलनी चाहिए। मेरे पिछली करनी इब भुगते, पिछली करनी इब भुगते और इब करी आगे सर। कड़वी बोली सनी कसुती लाठी सी लगे सर। पानी में रस होना चाहिए। चाहिए भाई जड़े रहे की इज्जत हो उड़ रहना चाहिए भाई। गलत शब्द कदे अपने मुख से न कहना चाहिए भाई। शर्म योग तपे दान भजन का लेना चाहिए भाई। लक्ष्मी चंद करे भजन हरि का, लक्ष्मी चंद करे भजन हरि का। यू तो आप कर्म जागे सर। कड़वी बोली धनी कसुती लाठी सी लगे सर। कड़वी बोली घनी कसूती लाठी सी लागे। ये थे पवन कुमार गौड़। और भाई मौसम के बारे में थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 3 डिग्री सेल्सियस। और कल का जो तापमान है वो 20 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 3 डिग्री रहने की संभावना है। इसके अलावा भाई शीतलहर और घना कोहरा रहने और 18 से 19 दिसंबर तक शीतलहर चलने की संभावना है। क्योंकि दिन पे दिन जो है अब तापमान में जो गिरावट आनी शुरू हो गई है, शीत हवाएं चलने से रात्रि का तापमान जो है वो कम होने की संभावना है। इसके अलावा भाई और भी अगर हम ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारे पशु है उसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि शीतलहर को देखते हुए जो पशुपालक भाइयों को जो सलाह दी जा रही है वो तो एक तो नवजात बछड़ों की ठंड से हमने देखभाल रखनी है, पुआल और उनको अच्छी तरह से हमने ज़्यादा ठंड में ना बंद है, ज़्यादा देर तक बाहर ना बंद है, अपने पशुशाला में उनको सांझ होते ही अंदर कर दें। अगर पशु को थोड़ा सा भी बुखार होने का अंदेशा है तो अपना नज़दीक का जो भी नज़दीक डांगराड़ा अस्पताल है उसमें ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा जिन भाइयों ने सब्जियों की काश्त कर रखी है तो भाइयों सब्जियों में जो है शाम के समय हल्की सी सिंचाई ज़रूर कर दे और फसलों को जो है ताकि जो पाड़ा है उससे हम बचा सकें। तो ये थी मौसम के बारे में जानकारी। और वही थोड़ा सा हम जिक्र कर लें जो कल का कार्यक्रम है, क्योंकि कल का जो कार्यक्रम है वो भी बहुत ज़रूरी है। और कल का जो कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व, और चर्चा रहेगी लेज़र लैंड लेवलर की देखभाल व उपयोग। और वही अब एक और जानकारी ले लें, कृषि में जैविक खाद जो है उसका हमने क्या महत्व है। क्योंकि वही खाद कोई भी हो, चाहे वो रासायनिक है चाहे जैविक है, हमारे जो खेत क्यार में उसका बहुत ही महत्व है। एक तो जैविक खेती, जैविक खाद का अगर जिक्र करें तो जैविक खाद में जो लाभकारी जीवाणु हैं उसमें ऐसे जीवंत मिश्रण हैं जिसका कि बीज, जड़ और मिट्टी जो है उसका प्रयोग करने से जो है पौधों की अधिक मात्रा में तत्व जो है मिलने लग जाए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि भाई नाइट्रोजन की जो एग्जोक्टोबैक्टर है उसको, उस बैक्टीरिया से जो है नाइट्रोजन
की जो मात्रा है वो पौधे में ठीक ठाक रहे। इसके अलावा जैविक खाद में ऐसे जीवाणु और कवक हुए हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का यौगीकरण कर रहे हैं और मिट्टी में बंद फास्फेट को मुक्त करके पौधों में उपलब्ध कराया जाए। जैविक खाद के जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का तेजी से जो है विघटन हो जाए यानी कि टूट जाए और मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनको भी नाइट्रोजन प्राप्त हो जाए। राइजोबियम है, एक्जेक्टोबैक्टर है, जो हम अपने शुरुआत में कह दें कि भाई बीज को जो है अगर हम टिक्का लगाएं एक्जेक्टोबैक्टर का तो वही उसका हमने ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी बिजाई कर रहे हैं, बीज ले रहे हैं, उसका हम उपचार कर रहे हैं तो उसमें जो राइजोबियम है या जो भी आप जीवाणु का टिक्का लगा रहे हैं तो उसको बड़े ध्यान से लगाना है। एक तो उसमें जो गुड़ है, गुड़ इसलिए मिलाया है कि ताकि जो दवाई है, जो काला पाउडर है, वो उस पर बीज के ऊपर जो है चिपक जाए। और बहुत ही सावधानी से हमने ये काम करना है क्योंकि अगर हम इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो हमने जो है काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ जाए। इसलिए जब भी आप जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से करना है। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि भाई मिट्टी का उपचार वो भी ज़रूर करना है। 5-10 किलोग्राम जो है जैव उर्वरक 70 से 100 किलोग्राम मिट्टी या कंपोस्ट में मिश्रण मिला कर अगर हम छोड़ दें और इसके बाद ही जो है हमने आखिरी जो जुताई है उसको हमने खेत में मिला देना। इसके अलावा जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अपने खेत में कर रहे हैं, बीज के उपचार की विधि है और जो पौध जड़ उपचार विधि है, कंद उपचार विधि है, ये ज़रूर कर लें। अगर फिर भी आप अगर आपको कोई शंका है तो अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाकर आप अपना जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह लेकर भी आप काम कर सकें क्योंकि आप सबकी सेवा के लिए ही वो कृषि विज्ञान केंद्र में हैं। और आप जब भी उनसे फ़ोन पर संपर्क करें या सीधा संपर्क करें तो वो आपकी सेवा के लिए तत्पर रहें। और हम भी आपकी सेवा में तत्पर रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी बात हुए है तो हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। और वही कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।